हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 67 पर दिए गए उदाहरण 14 के हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप उदाहरण 14 में देख रहे हैं, लिखा है बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत रुपये 46 है। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत रुपये 74 है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम इस तरह के प्रश्नों को बीजगणितीय विधि से हल करते हैं तो हमें जो ज्ञात करना रहता है हम उसे किसी चर के द्वारा व्यक्त कर देते हैं, और यहाँ पर 2 राशियों के मान हमको ज्ञात करने हैं, इसीलिए हम दो चरों के द्वारा इन्हें व्यक्त करेंगे। इसीलिए हल के अंतर्गत आप देख रहे हैं, माना गया है कि माना बेंगलोर के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया रुपये X तथा यशवंतपुर का किराया रुपये Y है। और इस प्रकार जो उदाहरण में दी गई स्थितियां हैं या दी गई शर्तें हैं, उन्हें अगर हम बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखें तो पहली शर्त या पहले प्रतिबंध से हम यह पहली समीकरण प्राप्त करते हैं, जिसमें लिखा है कि 2x धन 3y बराबर 46। हमने मल्लेश्वरम का किराया x रुपये माना है और पहली शर्त में दिया है कि 2 टिकट मल्लेश्वरम के खरीदे गए हैं, इसलिए 2 टिकट मल्लेश्वरम के जो होंगे वे उनकी कुल कीमत या कुल किराया उनका 2x रुपये होगा। और साथ ही साथ 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे गए हैं पहली स्थिति में या पहली शर्त में के अंतर्गत, तो 3 टिकट यशवंतपुर के जो होंगे उनका कुल मूल्य या कुल किराया जो होगा वह 3y रुपये होगा, क्योंकि यशवंतपुर का किराया हमने y रुपये माना है। इस प्रकार 2x धन 3y और ये कुल लागत जो है पहली स्थिति में 46 रुपये के बराबर है, इसलिए यहाँ पर 46 लिखा गया है। और इस 46 को हम बाईं तरफ से जब दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण 46 हो जाएगा दाईं तरफ को, और यह आप जानते हैं। और इस प्रकार हमें पहली समीकरण जो 2 चरों में प्राप्त होगी वह 2x धन 3y ऋण 46 के रूप में प्राप्त होगी, और इसे समीकरण 1 माना गया है। इसी प्रकार जो उदाहरण में दूसरी शर्त दी गई है कि 3 टिकट मल्लेश्वरम के हैं और 5 टिकट यशवंतपुर के जब खरीदे गए तो कुल लागत 74 रुपये आई। उसे जब हम बीजगणितीय रूप में लिखेंगे तो हम पाएंगे 3x धन 5y, अर्थात मल्लेश्वरम के 3 टिकटों का मूल्य 3x रुपये होगा और यशवंतपुर के 5 टिकटों का मूल्य 5y रुपये होगा, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो 74 रुपये के बराबर होगा। और यहाँ पर जो 74 दाईं तरफ आ रहा है, इसे जब हम बाईं तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर दाईं तरफ या धन चिन्ह के साथ है तो बाईं तरफ ऋण चिन्ह के साथ हो जाएगा, और इस प्रकार हमें जो दूसरी समीकरण
दो चरों में प्राप्त होगी वह 3x धन 5y ऋण 74 बराबर 0 के रूप की होगी और इसे हमने समीकरण 2 माना है। अब चूँकि आप जान रहे हैं कि हम वज्र गुणन विधि से समीकरण रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीख रहे हैं और उसी के अंतर्गत यह उदाहरण है आपका। तो हम यहाँ पर जो समीकरण 1 और 2 से जो रैखिक समीकरण युग्म दो चरों में हमें प्राप्त हो रहा है उसे हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। और इसे हल करने के लिए अगर आप पेज 68 पर देखें तो पेज 68 पर जो आपको मैंने वज्र गुणन विधि में हल कैसे करते हैं उसे याद करने के लिए एक युक्ति बताई थी, उसी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। हमने इस पेज पर भी, पेज 68 पर भी समीकरण 1 और 2 को लिख लिया है जो आपका इस उदाहरण के लिए रैखिक दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म है। अब इसे ही हल करने के लिए यहाँ पर युक्ति का प्रयोग किया गया है। आप देखें x के नीचे जो हर होता है उसे प्राप्त करने के लिए हम x वाले पद को अलग कर लेते हैं, उसे भूल जाते हैं और फिर जो y के गुणांक होते हैं उन्हें लिख लेते हैं और जो अचर पद होते हैं उन्हें लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही किया गया है। y के गुणांक 3 और 5 हैं धन चिन्ह के साथ, तो यहाँ पर 3 और 5 लिख दिया गया है और अचर पद ऋण 46 और ऋण 74 हैं, उन्हें ऋण 46 के नीचे ऋण 74 लिख दिया गया, 3 के नीचे 5 लिखा गया और ऋण 46 के नीचे ऋण 74 लिखा गया और इनके ऊपर x लिख दिया गया है। अर्थात x के नीचे के हर हमें इन दोनों स्तंभों से प्राप्त होंगे। और इसी प्रकार y का मान ज्ञात करने के लिए जो आपका x के गुणांक थे जिन्हें हमने नहीं लिखा था जब x के नीचे के हर को ज्ञात करने वाले गुणांक लिख रहे थे, तब हमने x के गुणांकों को छोड़ दिया था। अब y के लिए जब हम लिखते हैं तो उनको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, तो 2 और 3 लिखेंगे और ऐसा लिखने के बाद दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ के बीच में हम y लिख लेते हैं और इससे हमें y, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ से हमें y के नीचे का जो हर होता है वह प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख लेते हैं। तो 2 के नीचे 3 लिखा गया, ये क्या है, x के गुणांक हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में। अब इसके बाद अगर अब हमें 1 के नीचे जो हर होता है उसे प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम y के गुणांक को एक बार पुनः लिख लेते हैं। 3 और 5 हैं, 3 के नीचे 5 लिखना है, तो वो हमने चौथे स्तंभ में 3 के नीचे 5 लिख लिया और तीसरे स्तंभ और चौथे स्तंभ के ऊपर हमने 1 लिख लिया है। और इस प्रकार से जो युक्ति है उसके लिए जो भी व्यवस्था थी वो हमने पूरी कर ली है। अब हम जो वज्र गुणन विधि से जब हल करते हैं उसके लिए हल के लिए जो समीकरण लिखी जाती है वह हम प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखिए x बटे जो हर होता है, हर को हम प्राप्त करेंगे यहाँ इस युक्ति से। तो यहाँ पर हम हमेशा, आपको मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे जो गुणा होगी वो धन चिन्ह के साथ होगी और नीचे से ऊपर जो गुणा होगी वो ऋण चिन्ह के साथ होगी। तो x के नीचे लिखने के लिए जो हर हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, 3 और ऋण 74 की गुणा होगी। तो 3 और ऋण 74 को यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिखा गया है और ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणे का चिन्ह है। तो यह आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि सभी गुणांकों को हम ब्रैकेट में लिखेंगे और चिन्हों के साथ लिख लेंगे। और हमने x के नीचे जो हर होता है उसका पहला पद लिख लिया धन चिन्ह वाला। अब ऋण चिन्ह वाला लिखने के लिए तो हम पहले ऋण लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे ऋण लगा दिया और ब्रैकेट में 5 और ऋण 46 को लिखेंगे क्योंकि हम नीचे से ऊपर गुणा कर रहे हैं, इसलिए ऋण चिन्ह लगेगा और 5 और 46 को गुणा में ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो वही यहाँ पर 5 और ऋण 46 लिखा गया है और फिर बराबर का चिन्ह और उसके बाद y। अब y के नीचे जो हर है उसे प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर आ जाइए युक्ति में। देखिए y के नीचे हम ऊपर से नीचे गुणा करेंगे तो धन चिन्ह के साथ गुणा होगी और तो जब करेंगे तो ऋण 46 और
3 की गुणा होगी, और तो ऋण 46 और 3 ब्रैकेट के अंदर रहेंगे और बाहर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब धन चिन्ह के साथ है ये। और जो दूसरा पद होता है y के नीचे लिखे जाने वाले हर में, वह ऋण चिन्ह के साथ होता है, इसीलिए यहाँ पर उसके बाद देखिए ऋण लगा दिया गया है। और जब दूसरे पद को हम लिखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं ऋण 74 और 2 की गुणा होनी है, जो नीचे से ऊपर हो रही है, तो उसे आप लिख लेंगे ऋण 74 गुणे 2, और ये ऋण 74 और 2 दोनों ब्रैकेट में रहेंगे। इसी प्रकार जब फिर बराबर का चिन्ह है, फिर 1 आ गया अंश में, और अंश 1 के नीचे जो हर लिखते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आप युक्ति का सहारा लेंगे, और 1 के नीचे लिखे जाने हर को प्राप्त करने के लिए पहले आप धन चिन्ह वाले पद को लिखेंगे, तो 2 और 5 की गुणा होगी ऊपर से नीचे, और इसीलिए 2 और 5 को लिखा गया है। बाहर कोई चिन्ह नहीं है, यानी धन का चिन्ह है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की गुणा थी, तो धन चिन्ह के साथ लिखी जाती है। अब ऋण चिन्ह से लिखने के लिए 3 और 3 की गुणा होगी, आप देख रहे हैं यहाँ पर ऋण चिन्ह के साथ होगी, इसीलिए ऋण पहले ही लगा दिया गया और 3 ब्रैकेट में लिख दिया गया। अब आपके लिए वज्र गुणन विधि से हल करना सरल हो जाएगा। देखिए कैसे सरल हो जाता है। अब आप x के नीचे जो हर है उसे थोड़ा सरल कर लें, और सभी y के नीचे के जो हर हैं और 1 के नीचे जो हर है, इन सभी को सरल करके हमें लिखना है। तो यहाँ पर पहले x वाले को देखिए, 3 और 74 की जब गुणा करेंगे तो 3 चौको 12 और 3 सत्ते 21 और 1 22, 222 प्राप्त होगा। यहाँ पर 3 का चिन्ह धन है और 74 का ऋण है, और ऋण और धन की जब गुणा होगी तो ऋण आएगा। और फिर यहाँ पर देखिए ऋण चिन्ह है और 46 का ऋण चिन्ह है, इन दोनों की गुणा होगी तो धन हो जाएगा, और 5 का भी चिन्ह धन है, इसलिए धन चिन्ह ही रहेगा, और यहाँ पे इसीलिए धन चिन्ह लगा है। 5 और 46 की गुणा होगी तो 5 का 30 का 0, 5 को 20 और 20 और 3 23, 230 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ऋण 46 और 3 की गुणा होगी तो ऋण 138 आएगा, ऋण 138, 3 छक 18, 3 चौको 12 और 1 13, 138 हो गया। और ऋण का चिन्ह रहेगा, क्योंकि ऋण 46 का चिन्ह ऋण है और 3 का चिन्ह धन है, धन और ऋण की गुणा ऋण। ऐसे यहाँ पर ऋण और ऋण की गुणा धन, इसीलिए यहाँ पर धन चिन्ह लगा हुआ है। 74 और 2 की गुणा होगी तो 148 आएगा, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, और यहाँ पर 1 के नीचे 2 पंचे 10, 10 आ गया, और 3 तिहाई 9, 10 ऋण 9 हो गया। अब इसे और थोड़ा सा सरल करेंगे जब, तो यहाँ पर देखिए x के नीचे एक संख्या ऋण चिन्ह के साथ है, एक धन चिन्ह के साथ है, दोनों घट जाएंगी, बड़ी में से छोटी घटेगी। 230 में से 222 घटेगा, 8 आएगा, चिन्ह बड़े का आएगा, 230 बड़ा है, उसका चिन्ह धन है, इसलिए 8 का चिन्ह धन रहेगा। अब आप इसको समझ गए होंगे। y के नीचे देखिए, y के नीचे हर में जो लिखा गया है उसमें भी एक संख्या धन की है, एक ऋण की है, घट जाएगी। 148 में से 138 घटेगा, 10 आएगा, और बड़ी संख्या 148 है जिसका चिन्ह धन है, इसलिए 10 का चिन्ह भी धन रहेगा। और यहाँ पर 1 के नीचे जो हर है 10 ऋण 9 लिखा हुआ है, घटेगा तो 1 आएगा, तो 1/1 हो जाएगा। इस प्रकार ये हमें प्राप्त हुआ। अब इस समीकरण से हम 2 समीकरणें प्राप्त करेंगे x और y के मान प्राप्त करने के लिए। तो पहले तो हम लिखेंगे x/8 बराबर 1/1, और दूसरे में लिखेंगे y/10 बराबर 1/1। और इस 8 को जब हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो 1 गुणे 8 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8/1 हो जाएगा, और इससे हमको x बराबर 8 प्राप्त होगा। और इधर y/10 जो है, 10 को हम जो बटे में है उसे हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो गुणा में जाएगा अंश में, और 1 गुणे 10 होगा जिससे 10 प्राप्त होगा, और 10/1 प्राप्त होगा, 10/1 का मतलब 10, तो y बराबर 10 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें x और y का मान प्राप्त हो गया, और हम कहेंगे कि समीकरण हल हो गई। अब हमने जो माना था उसे हम अतः करके लिख लेंगे। तो आप लिखेंगे अतः बेंगलोर के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया ₹8, यानी x माना था तो ₹8 हो गया, क्योंकि x 8 के बराबर है, तथा यशवंतपुर का किराया ₹10, क्योंकि हमने y रुपये माना था यशवंतपुर का किराया, तो y का मान 10 आया, इसलिए यहाँ पर ₹10 है, यह लिख देंगे। और इस प्रकार हमें वज्र गुणन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हम कैसे हल करते हैं यह भी हमने सीख लिया।
और इसका सत्यापन कैसे करते हैं? सत्यापन वैसे ही करते हैं जैसे आपने पहले किया है, उसे करके आप देख सकते हैं कि आपका जो हल प्राप्त हुआ है वह सत्य है या नहीं। और इस वीडियो में बस इतना ही। इस अगले वीडियो में धन्यवाद।